जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह का सेट्स नंबर 6 है। इससे पहले 6 का एक और पार्ट में करवा चुका हूं। दोस्तों, ये दूसरा पार्ट है। आप लोग यदि उसे नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको 11 वीडियो उपलब्ध मिलेंगे। दोस्तों, ठीक है, 1 से लेकर 5 वीडियो और ये छठा वीडियो का भी आपको उपलब्ध मिलेगा। यानी प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक सेट में 2-2 वीडियो है। 150 प्रश्नों का ये सेट्स है दोस्तों, और प्रत्येक सेट्स में 2-2 वीडियो में बनाया हूँ। ये ट्यूटोरियल बुक से है दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आप लोग जा करके उसे विजिट करें दोस्तों। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और चैनल को शेयर करना पड़े दोस्तों। जरूर से जरूर शेयर कर दें। जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप में शेयर कर दें चैनल को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। अनुच्छेद 31 ग किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 31 ग है जो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जो है जोड़ा गया है आपको अनुच्छेद 31 के द्वारा संविधान संशोधन 25वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अनुच्छेद 31 ग को 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार के संबंधों के बारे में क्या सत्य है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल संबंधों के बारे में क्या सत्य है, ये है। देखिए, कह रहा है नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो गलत ही है। नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, समझे? कह रहा नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। राज्य नीति के निदेशक तत्वों को मूल अधिकार पर सदैव वरीयता प्रदान करती है। मूल अधिकार पर सदैव वरीयता प्रदान करती है, ये भी गलत है। राज्य के नीति के निदेशक तत्व को मूल अधिकार से अधिक वरीयता प्रदान की गई है तथा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। अधिक नहीं, राज्य के नीति तत्वों को मूल अधिकार से अधिक वरीयता प्रदान की गई, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है नीति निदेशक तत्व के बारे में, तो इसमें दिया गया है कि मूल अधिकार नीति निदेशक तत्व पर उच्चतर है। मूल अधिकार है जो नीति निदेशक तत्व पर उच्चतर है तथा निदेशक तत्व को लागू करने के लिए अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, कौन उच्चतर है? मूल अधिकार उच्चतर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। आगे आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, सत्य कथन को चुनना है और कारण है। तो देखिए, मूल कर्तव्य के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति का गठन आपातकाल के दौरान किया गया है। मूल कर्तव्यों के संबंध में स्वर्ण सिंह समिति का गठन आपातकाल के दौरान किया गया है। तो देखिए, ये कथन सत्य है। ये कथन सत्य है दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति के गठन किया गया था मूल कर्तव्य के लिए ही, और आपातकाल के समय में कब 75 से 76 समय में किया गया था। तो कथन 1 बिल्कुल सत्य है। कथन 2 देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। नहीं, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने? कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 10 जोड़ा गया था। तो इसलिए कथन 2 गलत है और कथन 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें दिया है मूल कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिया गया है। तो मूल कर्तव्यों के संबंध में अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ठीक है, तो ये गलत है दोस्तों। असत्य कथन हमसे पूछा है तो ये गलत है। अनुच्छेद 51 में नहीं, अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। मूल कर्तव्य नैतिक तथा नागरिक दोनों प्रकार के हैं, तो ये सही है। मूल कर्तव्य है जो नैतिक भी है और नागरिक भी है, तो ये कथन सत्य है। फिर कहा मूल अधिकार की तरह ही मूल कर्तव्य भी नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के लिए है, तो ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। फिर 4 नंबर में कहा जा रहा है कि नीति निदेशक तत्व की तरह ही मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है, तो ये सत्य है। सत्य है। यदि हमसे सही पूछता तो 2 और 4 होता, और यदि हमसे ये पूछता कि कौन गलत है तो 1 और 3 गलत है। तो इस प्रकार असत्य कथन कौन सा है? 1 और 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है?
नेक्स्ट में दिया गया है 80 नंबर प्रश्न की ओर 80 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का भारत के संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। तो किन कर्तव्यों को भारत के संविधान में कर्तव्यों के रूप में उल्लेख प्राप्त होता है। तो देखें यदि हम सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, ये कर्तव्यों में है कि सांस्कृतिक की गौरवशाली उल्लेखों का क्या है, रक्षा करना। तो ये बिल्कुल सही है, मूल कर्तव्य उल्लेख है, ये दिया गया है, ये पूरा कथन सत्य है दोस्तों, ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद की भावना का विकास करना, ये भी सत्य है। देश की रक्षा करना, ये भी सत्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी सत्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी सत्य है। सबका सब सही है मूल कर्तव्य के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की ओर। कौन सही है, तो 1 2 3 4 5 सबका सब सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत साधारण बहुमत से संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत साधारण बहुमत से संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। तो संविधान के कुछ उपबंध हैं अनुच्छेद 368 के तहत, वो क्या होते हैं, संशोधित हो सकते हैं। तो ये कथन यदि हम देखें तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था है, एक विशेष बहुमत द्वारा तथा और आधे राज्य द्वारा, और दूसरा साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। तो और साधारण बहुमत से ही संविधान में कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। साधारण बहुमत से ही अनुच्छेद किसमें, तो साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान द्वारा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगा, ये साधारण बहुमत के तहत होगा। तो क्या है, कथन फर्स्ट गलत है। कथन 2, संसद इन व्यवस्थाओं का संशोधन नहीं कर सकती है। संसद इन व्यवस्थाओं का संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो, जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो, बिल्कुल सत्य कथन है। थर्ड नंबर में देखते हैं, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन संभव है। तो ये गलत है दोस्तों। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद के संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान की किसी उपबंध का परिवर्धन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो कथन कौन सा सत्य होगा, तो कथन 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट को चलते हैं 82 में। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में क्या है, प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा कथन इसमें कहा गया है, इस संविधान संशोधन विधेयक किसी भी कथन में क्या होता है, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। असत्य कथन को हमसे चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, उच्च सदन हो या निम्न सदन हो। इसके सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, तो इसे सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये भी सत्य है। विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है, यह भी सत्य है दोस्तों। फिर आगे है, विधेयक सदन में रखने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ये गलत है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी असत्य है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के बाध्य है, ठीक है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, अनुच्छेद 368 के तहत
राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 368 है जो 25वां संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सॉरी यार, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। देखिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में लाया गया था। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया गया है। तो कब लाया गया था? 1971 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध सिर्फ विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है? तो विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा ही किया जा सकता है। कौन सा है? राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है 7वीं अनुसूची के संबंध में कोई विषय, ये भी सही है। संसद एवं विधानमंडल के लिए निर्वाचन, संसद एवं विधानमंडल के निर्वाचन, ये गलत है। राज्य विधान परिषद का निर्माण और इसकी समाप्ति, राज्य विधान परिषद का निर्माण एवं इसकी समाप्ति, तो ये गलत है दोस्तों। राज्य विधान परिषद का निर्माण एवं इसकी समाप्ति, ये राज्य की से पूछने की जरूरत नहीं है, उसकी स्वीकृति की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी अनुसूची में संशोधन, ये भी उसकी कोई पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये आवश्यक है। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2 और 6 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1, 2 और 6 सही है। ऑप्शन नंबर डी सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। संसद के विशेष बहुमत का अर्थ होता है संसद के विशेष बहुमत का अर्थ होता है प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत, 2/3 का बहुमत, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो 2/3 का बहुमत, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये गलत है। प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुछ संख्या का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, ये सत्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में कहते हैं नेक्स्ट में है संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा विषय वस्तु जोड़ा गया को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोट को मिलान कीजिए। चलिए देखते हैं। अफसरों की असमानता समाप्त करना। तो अफसरों की असमानता समाप्त करना किसमें दिया गया है? यदि हम देखें अफसरों की असमानता को समाप्त करने की जो व्यवस्था है वो आपको 44वें संविधान संशोधन में दिया गया है। अफसरों की व्यवस्था को समाप्त करना 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और बच्चों के स्वरूप विकास के लिए और शोषण, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं को सुरक्षा देना, तो यह किसमें दिया गया है? तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन यानी 16वीं समिति में दिया गया है दोस्तों, ऐसी व्यवस्था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में है 16वीं समिति। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन देना। तो कुटीर उद्योग सहकारिता के क्षेत्र में 94वां संविधान संशोधन में सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तो सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरा करने तक निःशुल्क अनिवार्य 86वां संविधान संशोधन के दौरान किया गया है। तो यदि हम मैच करें तो 2, 1, 4, 3 देखिए किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित एवं विधि स्वरूप से लागू करने की बाध्यता वाला है। लागू करने की क्या है? बाध्यता वाला है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्या यह सत्य है? यदि इसे देखें तो बिल्कुल सही कथन है। और कारण
संविधान निर्माता के अनुसार देश में व्यापक विधि विविधता एवं पिछड़ापन इसके क्रियान्वयन में बाधक होगा। तो ये गलत है दोस्तों। तो कथन सत्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ए गलत है और आर कारण गलत है और क्या है, कथन गलत है और कारण सही है। राज्य के नीतिगत तत्व गैर न्यायोचित एवं विधि रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है, ये गलत है। इसमें ऐसा नहीं है, संविधान राज्य चाहे तो इसे लागू कर सकता है अपनी सुविधा अनुसार, बाध्यता नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये गलत है। संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विधि विविधता एवं पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा। तो ये सत्य है, आर सही है परंतु ए गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 88 में। राज्य के नीति निदेशक तत्व निम्न में से किसके लिए आधार है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व है जो किसके लिए है? राज्य के नीति निदेशक तत्व देश के शासन एवं प्रशासन के लिए क्या है? आधार है। राज्य के नीति निदेशक तत्व है जो देश का शासन एवं प्रशासन के लिए है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। देखिए, नीति निदेशक तत्व जो गैर न्यायोचित है तथापि संविधान अनुच्छेद 337 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है, अतः यह राज्य कर्तव्य होगा कि इन तत्व को विधि बनाने में प्रयोग करे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से में नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान में जो नीति निदेशक तत्व है वो कौन से देश से लिया गया है? तो स्पेन से। आयरलैंड है जो नीति निदेशक तत्व स्पेन से लिया है, जबकि हम लोग आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व को लिया है। और नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखा गया है दोस्तों, भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, और आयरलैंड के संविधान में 1937 में निर्मित आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। 1937 में जो निर्मित किया गया था उससे लिया गया निश्चित तत्व आयरलैंड के संविधान में, इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 19वां प्रश्न में राज्य अनुच्छेद 90 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारी पर निम्न में से किस आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? तो राज्य अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारी पर किस पर लगा सकता है? तो यदि हम देखें स्वतंत्रता के अधिकारी पर, भारत की सुरक्षा पर, राज्य अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारी पर निम्न में से किस आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? तो भारत की सुरक्षा पर लगा सकता है। ठीक है, न्यायालय की अवमानना पर लगा सकता है, ये भी सही है। मानहानि पर लगा सकता है, ये भी सही है। किसी अपराध के लिए उकसाने पर लगा सकता है, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त में सभी का सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है राज्य के स्थापना के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी कि कौन सा राज्य कब स्थापित हुआ है उसके बारे में लिखा गया है। देखिए, जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी स्थापना 1987 में किया गया था, 24वें राज्य के रूप में। 1987 में किया गया अरुणाचल प्रदेश की स्थापना, कौन राज्य? 24वें राज्य के रूप में। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के साथ दो और राज्य को स्थापित किया गया था, जिसे मैं अमीको के नाम से जानते हैं। अमीको, आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा, ये तीनों राज्य को दर्जा प्रदान हुआ था 1987 में। ठीक है, तो अमीकोस के नाम से याद रखिए। फिर हम लोग आते हैं सिक्किम को। तो सिक्किम को 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था, 22वें राज्य के रूप में। 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को दर्जा दिया गया था। ठीक है, 22वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक, उसके बाद छत्तीसगढ़ को 2000 में भारतीय संघ में 26वां राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को 2000 में, ठीक है, 2000 में 26वां राज्य बनाया गया था। 26वां राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़ को 2000 में। और झारखंड को 2000 में भारतीय संघ का 28वां राज्य बनाया गया था। और 28वां राज्य 2000 में कौन है? झारखंड भी 2000 में कैवा राज्य? तो 28वां राज्य बनाया गया था। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो आंसर क्या होगा? 2 1 3 4 क्या होगा? 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद 20 के संबंधित नहीं है? तो दोहरा संकट
अनुच्छेद 20 से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 20 से संबंधित कौन सा नहीं है, तो इसमें है अनुच्छेद 20 से संबंधित कि दोहरा संकट क्या है, अनुच्छेद 20 से संबंधित है आत्म अभिशंस, ये भी संबंधित है हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये संबंधित नहीं है, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 20 से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पूर्णव्यापी कानून ये 20 से संबंधित है, ये जो है किससे, ये अनुच्छेद 20 से कौन संबंधित नहीं है, तो हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 93 की ओर। बर्मा समिति का संबंध किससे है, तो बर्मा समिति का संबंध किससे है, तो मूल कर्तव्य से है बर्मा समिति का संबंध, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से है। 1999 में कुल मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की गई है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में 9वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 9वीं अनुसूची का संबंध है जो अनुच्छेद 31 के ख से है। 9वीं अनुसूची का संबंध, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, अनुच्छेद 31 के ख से है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है 95 में, 95 में है, 95 में क्या है, 93वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, 93वां संविधान संशोधन है जो आपको किससे संबंधित है, पिछड़े वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से है, पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक से प्रवेश में वर्जित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में 96 में, 96 में क्या है, इसमें दिया गया भारत का संविधान संघीय संरचना का है जो केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार की शक्ति को विभाजित करता है, तो भारत का संविधान है जो संघीय संरचना का है जो केंद्र और राज्यों के बीच किस प्रकार का है, केंद्र और राज्यों के बीच तो वैधानिक शक्ति है, कार्यकारिणी शक्ति है और वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 ऑप्शन क्या है, नीचे दिए कथन में चुने 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून नहीं बना सकती है, तो ये कथन सत्य है या असत्य है, जो पूछा है ये कथन असत्य है, बिल्कुल बना सकती है, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, तो ये सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, यदि आगे देखें आगे क्या दिया गया है, तो इसमें हम यदि देखें 98 में है, दिए गए कथन के आधार पर रिक्त स्थान को पूरा करें। संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित कौन है, तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है अनुच्छेद 9, अनुच्छेद कौन सा संबंधित है, अनुच्छेद 11 के अनुच्छेद 11 में 245 से लेकर के 255 के बीच, ऑप्शन नंबर 245 से 55 के बीच, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 256 से 263 केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, प्रशासन संबंधों से संबंधित है, कहां से कहां 256 से लेकर 63 के बीच क्या है, प्रशासन के संबंधों से संबंधित है, जबकि 11 में अनुच्छेद 245 से 55 है जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में 301 अनुच्छेद 301 से लेकर 307 के में व्यापार वाणिज्य एवं समागमन की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है, तो भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 के तक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 9 के 245 से 255 तक, ठीक है, क्या केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों समेत, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथन में विचार करना है, तो इसमें दिया गया है कि संसद को संघ सूची में सूचीबद्ध किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का विषय अधिकार है, सूचीबद्ध किसी भी कानून बनाने का अधिकार है, क्या यह सत्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, केवल और केवल एक ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में क्या है 100 नंबर प्रश्न की ओर 100 में दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, तो ये क्या है, यदि इसमें देखें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा
लागू रहने के दौरान संसद को वस्तु एवं सेवा कर या राज्य सूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो क्या ये सही है? उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस स्थिति हम देखें तो इसमें कथन एक बिल्कुल सही है दोस्तों। कथन एक बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू रहने के दौरान संसद को वस्तु एवं सेवाओं कर या राज्य सूची के मामले में संबंध के कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। किसे? संसद को। ऑप्शन नंबर कथन ए सही आंसर है। ठीक है, कथन एक सही है। आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद ये कानून निष्प्रभावी होगी। कथन दो भी सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो एक और दो दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और देखें तो नेक्स्ट में दिया गया है 101 की ओर, निम्नलिखित में से किस असाधारण परिस्थिति में संविधान संशोधन को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? यदि आप लोग दोस्तों संविधान पढ़ना चाहते हैं पूरी चैप्टर वाइज हमारे चैनल पर, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। पूरी संविधान आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में उपलब्ध मिलेगा दोस्तों। आप लोग प्लीज जाकर पढ़ें, आप लोगों को काफी इससे लाभ मिलेगा दोस्तों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इससे काफी लाभान्वित होंगे और आपको इस चैनल से काफी सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग जरूर से पढ़ें। और भारतीय इतिहास भी पूरी चैप्टर वाइज अपलोड कर दिया हूँ प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में। आप जरूर जाकर देखें दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में चैनल को शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 101 में देखें तो राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले का कानून बनाने का अधिकार देता है। किस असाधारण परिस्थिति में संविधान संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध? तो देखिए किस असाधारण परिस्थिति में, तो ये जो असाधारण परिस्थिति है, एक क्या है? राष्ट्रपति शासन के दौरान। ठीक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, ये भी सत्य है। जब राज्य अनुरोध करते हैं, ये भी। जब सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करने को कहता है, इसमें भी। और जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान होता है तो भी। जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है तो भी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 1 से लेकर 6 तक ऑप्शन नंबर सी सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में हम देखें दोस्तों तो इसमें है, कथनों पर विचार करें। कथन में दिया गया है कि राज्य जो है विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित नहीं रख सकते। तो राष्ट्रपति के विचारार्थ क्या है? सुरक्षित नहीं रख सकते। यदि ये देखें तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित नहीं रख सकते हैं राज्यपाल, यह कथन सत्य है। यदि देखें तो ये बिल्कुल कथन सत्य नहीं है दोस्तों। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, गलत है। रख सकते हैं तो ये गलत है। केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है कि वह वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखती है, सुरक्षित रखे। तो ये कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरकार या आयोग का गठन सरकार जनता संबंधों को सुधारने के लिए किया गया था। तो सरकारी आयोग का गठन सरकार और जनता के संबंधों को सुधारने के लिए किया गया था। क्या यह कथन सत्य है? सरकारी आयोग है सरकार और जनता के संबंधों को सुधार करने के लिए किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। ये केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधार करने के लिए 1983 में लाया गया था, ना कि 1981 में लाया गया था। तो दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन सा कथन गलत? दोनों 1983 में लाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 104 नंबर प्रश्न की ओर। 104 में दिया गया है, अखिल भारतीय सेवाएं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अनुच्छेद 212 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अनुच्छेद 212 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है अनुच्छेद 212। ठीक है, बिल्कुल
अखिल भारतीय सेवा से संबंधित तो अनुच्छेद 212 नहीं, अनुच्छेद 212 अखिल भारतीय सेवा से संबंधित नहीं है। कथन 2 असत्य है दोस्तों। अनुच्छेद 312 है जो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। कितना? अनुच्छेद 312 न कि 212। तो इससे कथन एक गलत है। संविधान संशोधन को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार है। तो कथन 2 सत्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में राजमन्नार समिति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो राजमन्नार समिति के संबंध में यदि हम कथन को देखें तो ये राजमन्नार समिति की इसकी नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। तो राजमन्नार आयोग का जो है, क्या इसकी नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी? बिल्कुल गलत है। इसका गठन केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया। तो इसका गठन केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए किया गया, यह बिल्कुल सत्य है। राजमन्नार आयोग को केंद्र राज्य के गठन किया गया है, ठीक है। और समिति का 1971 में रिपोर्ट आंध्र प्रदेश द्वारा सरकार को सौंपी गई थी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 2 कथन सत्य है। देखिए 1969 में तमिलनाडु सरकार केंद्र और राज्यों के पूरे सवाल की जांच करने और राज्यों को अधिकतम स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय राजमन्नार समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने 1971 में तमिलनाडु सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की थी, न कि आंध्र प्रदेश की सरकार को। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल और केवल 2 सत्य है। केवल और केवल सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 106 की ओर। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के तहत की गई है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना? 180 के तहत की गई है। बिल्कुल किसका? वित्त आयोग का। गलत है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत की गई, ना कि 180 के तहत। ये कथन गलत है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। तो वित्त आयोग जो है अर्ध न्यायिक निकाय है, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। इसका गठन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा किया था, यह भी गलत है। प्रत्येक 5 वर्ष पर किया था, न कि प्रत्येक वर्ष। यह करों से प्राप्त शुद्ध आय को केंद्र और राज्य के बीच बांटने के बारे में वित्त मंत्री को सिफारिश करता है, यह भी गलत है। इसका कार्य ही है केंद्र और राज्यों के बीच करों को बंटवारा करने का। वित्त मंत्री से कोई मतलब नहीं। सबका सब कथन गलत है, सबका सब नहीं। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन केवल 2 सत्य है। देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है पुच्छी आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि हम निम्नलिखित कथनों को देखें तो पुच्छी आयोग क्या है? तो पुच्छी आयोग, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। तो पुच्छी आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 2005 में नहीं, पुच्छी आयोग का ये गलत है। इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। मदन मोहन पुच्छी ने की थी। तो ये सत्य है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मदन मोहन पुच्छी ने की थी। कथन 2 सत्य है, ठीक है। और इसके लिए अंतरराज्यीय संबंधों से मुद्दों पर गौर करना आवश्यक था, तो ये गलत है। तो यदि हम देखें आंसर तो क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा, क्या आंसर होगा? तो केवल और केवल 2 हमारा सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की ओर। इसमें दिया गया है अनुच्छेद 180 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है? तो राज्य सूची की संसद की शक्ति से संबंधित कौन सी है? तो यदि हम देखें संसद की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 249 संसद की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। देखिए अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई, अनुच्छेद 249 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि अनुच्छेद 246 को देखते दोस्तों, इसमें कहा गया संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून की विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 के ए में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 248 को देखें तो बनाने की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो केंद्र के पास है, ये भी दिया गया है अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमति से कानून बनाने और ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति। तो सबका सब मैंने बता दिया है दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में दिया गया तो 109 की ओर, ठीक है। 109 में अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में क्या है? तो अनुच्छेद 253 में है कि आपको अनुच्छेद 253 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 253 में दिया गया है 109 में यदि हम देखें तो अनुच्छेद 253 में है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए कानून क्या है? तो
आपको अनुच्छेद 263 में, ठीक है। अनुच्छेद 262 में क्या है, तो अंतर्राज्यीय नदियों के, अंतर्राज्यीय अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के, अनुच्छेद 262 में दिया गया है अंतर्राज्यीय नदियों के जल के संबंधित विवादों का निर्णय, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। और अनुच्छेद 263 में क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान। तो इस तरह से मैच करेंगे, 2-3-1 होगा आंसर, 2-3-1। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन यदि हम देखें किसमें, डी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोग दोस्तों इसी तरह भारतीय संविधान, भारतीय हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, और यदि आप और भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर लगभग 4-5 पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट में डाल चुका हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। आप लोग जाकर जरूर पढ़ें, मुझे विश्वास है आप लोग पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तो चलिए आगे क्यों चलते हैं। 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवाएं कर परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है, परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कौन सा कथन सत्य है, तो बिल्कुल सही है। 2016 में 101वें संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया, यानी जीएसटी के लिए सही है। अनुच्छेद 289 के ए राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद गठित करने का अधिकार देता है, ये बिल्कुल ये भी सत्य है दोस्तों। यह परिषद केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है, तो बिल्कुल ऊपर से 1-2-3 सबका सब सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है इस आयोग को सिफारिश पर बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी। तो किसके सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी, तो सरकारी आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय जल परिषद की स्थापना हुई थी, ठीक है। और कब, 1990 में की गई थी बीपी मेनन के नेतृत्व में, ठीक। और राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है दोस्तों, और पुच्छी समिति भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो कौन होगा, सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। राजमन्नार भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है और पुच्छी आयोग भी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य शामिल है, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पूर्वी क्षेत्रीय, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 113 की ओर। 13 में दिया गया है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। तो क्या यह कथन सत्य है, तो नहीं, ये गलत है। आगे देखें, इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1958 द्वारा की गई है। तो इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1958 के द्वारा किया गया है। राज्य पुनर्गठन के अधिनियम 1958 के तहत, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1958 के तहत किया गया है इनके। तो इसको यदि देखिए दोस्तों, तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। देखिए, क्षेत्रीय परिषद के वैधानिक यानी असंवैधानिक नहीं है, क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल गलत है। क्षेत्रीय परिषद क्या है, एक वैधानिक निकाय है और इसे संसद के एक अधिनियम यानी 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। कब, 1956 के, ना 1958 के। तो ये भी गलत है, तो दोनों का दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। कथन दोनों के दोनों गलत है। हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, ना तो एक सत्य है और ना ही 2 सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उत्तर पूर्वी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्वी परिषद के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यदि हम देखें इसमें उत्तर पूर्वी परिषद के बारे में, तो उत्तर पूर्वी परिषद है का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था। उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था। क्या यह कथन सत्य है, तो बिल्कुल कथन सत्य है, 1971 द्वारा किया गया था, ये सही है, ठीक है। और पूर्वी परिषद क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, ये गलत है। पूर्वी परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था, यह भी गलत है। 2002 में सिक्किम को उत्तर पूर्वी परिषद के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 2002 में सिक्किम को उत्तर पूर्वी परिषद के 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, तो ये बिल्कुल सत्य है। यदि हम देखें तो 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में 115 नंबर प्रश्न में 115 में दिया गया है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य के जल विवाद पर निर्णय लेने के लिए किया गया था? तो किस राज्य के जल विवाद पर निर्णय लेने के लिए किया गया था? तो कावेरी जल विवाद है जो आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य के न्यायाधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा लिया गया था। जल विवाद किसके किसके बीच है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। काकेतपू, काकेतपू याद रखिए, काकेतपू। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के निर्णयों पर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में 116 नंबर प्रश्न में दिया गया है, आपातकालीन आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग किसमें है? आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 15 संविधान के भाग 18 में निहित है। आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग किसमें है? तो 18 में निहित है। ठीक है, संविधान के भाग 18 में निहित है। कौन सा कथन गलत है? तो एक गलत है दोस्तों, आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाती है। तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में निहित है, ये बिल्कुल सत्य कथन है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाती है और राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। ये पूरी गलत है। बहुमत बहुत कमजोर नहीं हो जाती, बहुत मजबूत हो जाती है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार बहुत कमजोर हो जाती है और राज्य सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। तो ये भी गलत है। हमसे पूछा कौन सा कथन गलत है? 2 और 3 गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, 116 से 117 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है, यदि 116 से 117 नंबर प्रश्न की ओर देखें तो सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सुमेलित करेंगे अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 किस लिए है? तो अनुच्छेद 352 संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल लगाया गया है। संवैधानिक तंत्र की विफलता जब होता है तब आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। क्या ये होगा? तो ये नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत होगा कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल, ठीक है, अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल लगाया था अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत है। तो इस प्रकार मैचिंग करें 3 2 1। तो मेरा आंसर क्या होगा? 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। एटीन की ओर है। इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 356 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगाया गया। ये कथन गलत है दोस्तों। पंजाब में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है राष्ट्रपति शासन 1950 में लगाया गया था, ना कि 1956 में। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1950 में लगाया था और अब तक के 125 से ज्यादा मौके पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो सबसे पहले 1950 में पंजाब में लगाया था, ना कि 56 पर। ये गलत है। इसका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल, इससे नागरिकों के मौलिक अधिकार पर क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कथन सत्य है दोस्तों। लोकसभा इसके निरसन हेतु प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, ये भी गलत है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 कथन सत्य है, बाकी सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 119 की ओर। इसमें है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तक 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अनुच्छेद 1962 में, 65 में, 71 में और 75 में। तो ये कथन सत्य है। जैसे देखें तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। अब तक के 4 बार आपातकाल घोषित की गई है। अनुच्छेद 1962 में की गई है, 1965 में की गई, 1971 में, 1975 में। तो कथन 1 सही है। कथन 2 में अनुच्छेद 355 केंद्र पर प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का दायित्व है। तो यह कथन गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 355 के तहत नहीं ऐसा है व्यवस्था। ठीक है, तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 355 में है, केंद्र पर प्रत्येक राज्य के बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने तथा यह सुनिश्चित करने का दायित्व डालता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। तो कथन 2 सत्य है।
देखिए इसमें तो 19 का 119 का यदि हम देखें तो 119 में अनुच्छेद कह रहा कौन सा कथन गलत है, तो केवल एक गलत है। ठीक है, एक गलत है तो कथन 2 सत्य है बिल्कुल। अनुच्छेद 355 में यह दायित्व दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा क्वेश्चन का कौन सा कथन गलत है, तो अनुच्छेद 62, 65, 71 और 75 में आपातकाल की घोषणा की गई, ये गलत है, ये गलत है। देखिए आपातकाल की घोषणा आपको कब की गई है, तो आपातकाल की घोषणा 62, 65 में इसमें नहीं, तो ये बिल्कुल गलत कथन है। 3 प्रकार आपातकाल की पहली घोषणा अक्टूबर 1962 में नेफा की पूर्व सीमांत एजेंसी अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। उसके बाद यह जनवरी 1962 तक लागू रहा और इसलिए 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के समय में एक नई घोषणा की आवश्यकता पड़ी थी। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के मद्देनजर में की गई थी और यहाँ आपातकाल लागू था और तब जून 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की तीसरी घोषणा की गई है और दूसरी और तीसरी दोनों घोषणाओं को 5 मई 1977 में रद्द किया गया। तो आपातकाल कितने बार, 3 बार लाया गया है, ना कि 4 बार। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट में दिया गया है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 120 के, इसमें 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल वाक्यांश तारांकित है। अशांति की स्थापना पर सशस्त्र विद्रोह वाक्यांश जोड़ा गया है। तो तारांकित प्रश्नों के आधार पर क्या जोड़ा गया है, तो इसमें दिया गया है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, तो बिल्कुल यह कथन सत्य है। जब तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लागू है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित नहीं कर सकता है, तो यह भी कथन सत्य है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निरस्त किया गया है जा सकता है, तो यह भी कथन सत्य है दोस्तों। आपातकाल के दौरान देखिए इसमें गलत क्या है कि 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मूल वाक्यांश आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह वाक्यांश जोड़ा गया है, तो ये कथन गलत है। आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह 1942 के संविधान संशोधन के तहत नहीं, 44वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो यह कथन गलत है। जब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण के संशोधन नहीं कर सकता है, तो यह भी कथन गलत है। संसद करती है, संसद किसके एवज में करती है, तो राष्ट्रपति के एवज में ही करती है, तो यह कथन भी गलत है, नहीं कह रहा है, जबकि है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है, केवल राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जाता है, ये भी गलत है। इसे राष्ट्रपति अकेले रद्द नहीं कर सकता है, लोकसभा इसके निरस्त के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, तभी हो सकता है, तो ये भी गलत है। आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के सूचीबद्ध विषयों पर कानून नहीं बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है दोस्तों, नहीं कैसे बना सकता है, संसद बना सकता है, तो ये भी गलत है। हमसे पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो ऊपर में से कोई कथन सत्य नहीं है, इनमें से डी हाँ हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में देखें 121 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 121 की ओर देखें। 21 में दिया गया है क्या कि दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन केवल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा किया गया, और कौन सा कथन असत्य कथन को चयन करना है, तो ये कथन असत्य है। भारत में कुल नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा केवल 16% योगदान देती है, तो ये भी कथन असत्य है। तो सत्य कथन कौन सा असत्य कथन है, तो 1 और 2 दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारत कितना योगदान देता है, 1.6% देता है योगदान, ना कि 16%। और कहाँ होता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का जो बैठक होता है, केवल कह दिया, केवल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के द्वारा बैठा होता है, इसलिए गलत है, केवल वही नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दोनों के दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में यदि हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के तहत है, नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की है, तो शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो ये क्या है, तो केवल यदि हम देखें और फिर सूचकांक 10 श्रम बाजार परिणाम संकेतकों पर आधारित है,
तो ये कथन गलत है दोस्तों। कौन सा कथन सत्य है? तो ये भी कथन गलत है। और 1922 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर 32.8%, पुरुष और 70.2%। महिला भागीदार 32.8%, पुरुष 70.2%, और की तुलना में कितना 2.3 गुना थी। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे सत्य निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सत्य है। ठीक है, केवल एक सत्य है। कह रहा है कि नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की है। तो हमारा कथन कौन सा होगा? कथन केवल एक सही है। नेक्स्ट पूछ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 123 में फूड फेस्ट इंडेक्स FDI रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम URAP द्वारा जारी किया गया है। तो यह कथन देखें तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। और वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति आय भोजन औसत बर्बादी जो होता है 132 किलोग्राम थी। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और ठंडे देशों के घरों में प्रति व्यक्ति अधिक खाद्य वेस्ट उत्पन्न होते हैं। तो ये कथन गलत है। ठंडे देशों में नहीं, गर्मी के टाइम में होता है। तो एक और दोस्त सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर होगा। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, आगे यदि हम चले तो इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन दुर्गा शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की है। तो स्टेशन दुर्गा शक्ति नाम की मंजूरी प्रदान की है। क्या यह कथन सत्य है? यदि देखें हम तो यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों, असत्य है। दुर्गा शक्ति के नाम से नहीं दिया है लैंडर के लिए। लैंडर के लिए क्या दिया है? शिव शक्ति दिया है, स्टेशन शिव शक्ति, दुर्गा शक्ति नहीं। तो कथन सत्य है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम जवाहर पॉइंट रखा है। तो ये भी कथन असत्य है। जवाहर पॉइंट नहीं, कौन सा पॉइंट रखा है चंद्रयान 2 का? ये भी कथन असत्य है। तो दोनों के दोनों कथन असत्य है। अब्दुल कलाम आजाद के नाम से कलाम पॉइंट्स रखा है, न कि जवाहर पॉइंट्स, कलाम पॉइंट्स रखा है। तो कथन दोनों के दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 122 की ओर, 25 की ओर। चर्चा में रहे मिशन दिव्यास्त्र का संबंधित। तो मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे संबंधित है? तो मिशन दिव्यास्त्र का संबंध मिसाइल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 126 नंबर प्रश्न में कथनों पर विचार करें। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध अशांत हैती से भारतीय नागरिकों को निकालकर डोमिनियन गणराज्य पहुंचाने से है। तो क्या यह कथन सत्य है? तो बिल्कुल डोमिनियन गणराज्य प्राप्त करने का संबंधित था। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है दोस्तों, ये बिल्कुल कथन सत्य है। हैती कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। ये कथन गलत है। हैती है, इसमें दिया कितने कथन असत्य हैं? तो 2 कथन असत्य हैं। ठीक है, और डी में है प्रधानमंत्री मोदी का नेपाल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्लाइपो से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। क्लाइडो से सम्मानित नहीं किया गया है। और देखिए हैती जो है, हैती उत्तरी कैरिबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक सागर के बीच स्थित है। हैती कहाँ है? कैरिबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक के बीच स्थित है, न कि प्रशांत महासागर के बीच। तो कथन केवल एक सही है, 2 और 3 गलत है। तो हमसे पूछा कितने कथन असत्य हैं? तो केवल 2 कथन असत्य हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 की ओर, 27 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। तो मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा किसका है? कृषि का है। तो बिल्कुल सत्य है। चार झील का आकार पिछले 60 वर्षों में 90% कम हो गया है। तो ये भी सत्य है। तो हमसे कहा कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों का दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 127 से 128 नंबर प्रश्न की ओर। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि हम इसको देखें तो लैंगिक असमानता पर है, इसमें कितने कथन असत्य है सो पूछा है। यह रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया जाता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। और इसमें उसके बाद का रहा है रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर प्राप्त किया है।
भारत 437 स्कोर प्राप्त किया है, के साथ 193 स्थान पर है। तो 2022 में भारत ने ऐसा प्राप्त किया है 437। तो हमसे पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो बिल्कुल सही है। 108वें स्थान पर भारत है और रिपोर्ट में स्वीडन के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। असमानता में देखिए 2021 में भारत की असमानता कितनी थी, तो 490। तो ये कथन गलत है। और स्वीडन का और भारत का स्थान कितना 122वां था 23 में। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन था, स्वीडन नहीं डेनमार्क था दोस्तों। डेनमार्क का प्रथम स्थान पर था। ठीक है, तो हमारा कथन गलत हो गया। कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है। तो दो कथन गलत है, तो केवल 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों, कितने कथन गलत हैं, तो 2 कथन गलत हैं। इसमें कथन में विचार कर रहे हैं, सत्य कथन को चयन करना है। भारतीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। सेला सुरंग का उद्घाटन भारतीय संविधान में किया गया है, क्या यह कथन सत्य है। सेला सुरंग का नहीं, ये बिल्कुल कथन सत्य है। सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। सेला सुरंग का निर्माण NHAI द्वारा किया जाएगा, तो ये गलत है। NHAI द्वारा नहीं किया गया है। यह तेजपुर से तवांग को जोड़ती है, बिल्कुल सत्य है। यह दुनिया का सबसे लंबी सिंगल लेन सुरंग है, ये कथन गलत है दोस्तों। यह दुनिया का सबसे लंबी सिंगल सेल सुरंग नहीं है। तो हमारा सत्य कथन पूछा है, तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, सेला सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा BRO के द्वारा किया जा रहा है, ना कि NHAI के द्वारा। असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में तवांग को जोड़ने वाली सड़क है 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है, ना कि सिंगल लेन सुरंग है। दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग है और इसकी लंबाई 11.84 किलोमीटर है दोस्तों। क्या है, डबल लेन सुरंग है और 11 सिंगल लेन सुरंग, इसलिए गलती था। तो ऑप्शन सी गलत सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, कथन विचार करिए। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा नमस्ते योजना जारी किया जाता है, तो नमस्ते योजना है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह है जो आपको नमस्ते योजना बिल्कुल सही है। शहरी अधिकारिता मंत्री और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद यदि देखें तो नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः सफाई कर्मचारी की लक्षित किया गया है, तो ये भी कथन सत्य है। दोनों कथन सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 131 की ओर। स्विस संगठन IQAIR ढाका को लगातार चौथे साल विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। तो कितने कथन असत्य है, सत्य है, तो सभी के सभी कथन असत्य हैं दोस्तों। इसमें दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, क्या इसमें दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 132 नंबर प्रश्न की ओर। चर्चा में रहे साक्षी ऐप को पूर्ण विस्तार क्या है, तो चर्चा में रहे साक्षी ऐप यदि हम देखें, इसका पूर्ण विस्तार है क्या, तो इसमें ए में दिया है स्पेस बेस्ड असिस्टेंट एंड एनलॉजमेंट हब फॉर सेंट्रल इंटरेक्शन। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो तुमसे कोई सही नहीं है। तो इसका साक्षी ऐप का पूरा क्या है, तो स्पेस बॉट असिस्टेंट एंड एनलॉज्ड हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। तो कौन सा सही होगा, इनमें से कोई सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 133 नंबर प्रश्न करते हैं दोस्तों। 29वें देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार से युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया। तो युवा आलोचक प्रशांत को सम्मानित किया गया। ठीक है, 133 नंबर प्रश्न किया गया। 29 में क्या इस कथन सत्य है, तो कथन सत्य नहीं है। 29वें नहीं, 29वें देवी शंकर अवस्थी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये नहीं। 1995 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्य आलोचक देवी शंकर अवस्थी के नाम पर स्थापित यह सम्मान हिंदी भाषा के युवा आलोचकों को प्रदान किया जाता है। और किसे प्राप्त किया गया है, तो प्रशांत को सम्मानित किया गया, नहीं निशांत को इसे प्राप्त किया गया है, ना कि प्रशांत को। तो इसलिए कथन एक गलत है। कथन 2 में हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है, तो यह कथन सही है, त्रिशूल लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न में देखें, चर्चा में रहा स्थल पांडबुल्ला गुट्टा किस राज्य से संबंधित है, तो पांडबुल्ला गुट्टा है जो किस राज्य से संबंधित है स्थल में है, तो ये जो पांडबुल्ला गुट्टा है जो आपको
किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? चर्चा में रहा पांडुला गुट्टा जो है आपको तेलंगाना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या डी हमारा सही आंसर है, तेलंगाना से संबंधित है। और विशेष भू 14 विरासत स्थल नामित किया गया है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से भी पुराना है ये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टाइगर ट्रम्प अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया गया था। टाइगर ट्रम्प तो ये बिल्कुल गलत है। भारत और अमेरिका के बीच ये किया गया था सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प, तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। विचेसपुर में एक स्वदेश रूप से विकसित राइफल का प्रकार है, तो ये भी गलत है। दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 136 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, सक्षम ऐप सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च नहीं किया गया सक्षम ऐप सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, और यह मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है सक्षम ऐप। 85 वर्ष से 16 अधिक उम्र के व्यक्तियों को, ठीक है। और ढोल यात्रा महोत्सव भगवान शिव को समर्पित है। नहीं दोस्तों, ढोल यात्रा जो महोत्सव है, महोत्सव राधा कृष्ण को समर्पित है, ना कि शिव को। दोनों कथन गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है 137 नंबर प्रश्न की ओर। 37 में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में नागालैंड के रिगनाई पचरा को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। नागालैंड के रिगनाई पचरा को क्या जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? क्या कथन सत्य है? तो नहीं, ये कथन सत्य नहीं है, ठीक है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10% तो वैध है, तो ये कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लासुंग परियोजना का संबंध भारत एवं म्यांमार से है। ग्लासुंग परियोजना का संबंध भारत एवं म्यांमार से है, तो ये कथन सही है। तो ये कथन सही नहीं है दोस्तों। गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है, तो गगन शक्ति 2024 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, ये बिल्कुल कथन सत्य है। सीरीजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो केवल बी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं अनुच्छेद 139 की ओर। प्रश्न नंबर 139, IMT ट्रायलेट 2024 के संबंध में कथन से विचार करें, तो कौन सा कथन असत्य है इसके बारे में दिया गया है? तो इसमें यदि हम देखें तो इसमें है कथन 2 और कथन 3 क्या असत्य है। तो 2 में यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है, नहीं। भारतीय नौसेना के जहाज INS और तीसरे INS का कृपान इसमें से भाग लिए थे, ये भी नहीं है। कौन सा? ये भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास था, तो ये कथन सत्य है। हमसे पूछा कौन सही नहीं है, तो कौन कथन असत्य है? तो कथन 2 और 3 असत्य है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है पॉइंट्स नमो के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट्स नमो के संबंध में कथन क्या है उसके बारे में दिया गया है। तो पॉइंट्स नमो है जो आपको कहाँ पर दिया गया है, तो ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं, ठीक है। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। कितना कथन असत्य है? तो सब कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। कथनों पर विचार करें। इसमें दिया नीम का शहद पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और नीम का शहद 15 से 17 मार्च 2024 को पटना में 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो ये कथन गलत है दोस्तों। तो केवल एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। देश भर में बिहार स्टार्टअप रैंकिंग में 9वें स्थान पर है। देश भर में बिहार स्टार्टअप रैंकिंग में कितने स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। तो यदि हम देखें 9वें स्थान पर है, तो इसमें बिहार स्टार्टअप में 9वें स्थान पर है, ये कथन सही है। पूर्वी चंपारण निवासी केसर राज का संबंध शतरंज से है, गलत है। केसर राज का संबंध शतरंज से नहीं है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देखिए राजनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध साहित्य लेखन से है, तो ये भी कथन गलत है। 2 और 3 गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 143 की ओर। 143 में कहा गया है लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? लुइस मोंटेनेग्रो है किस देश से है? तो पुर्तगाल से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, लुइस मोंटेनेग्रो।
144 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विक्रेता पंजीकरण, ऑर्डर प्लेसमेंट और भुगतान संस्करण प्रसंस्करण में मानवीय हस्तक्षेप को काफी हद तक समाप्त कर देता है। काफी हद तक समाप्त कर देता है। तो ये कथन सही है। ठीक है। सरकार ने विक्रेता के लिए जीईएम पोर्टल पर बेचने वाले उत्पादों पर मूल देश का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। ये भी कथन सत्य है। यह भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के प्रवेश की सीमित करता है। तो यह कथन गलत है। तो एक और दो कथन सही है। तो केवल दो कथन सही होगा। एक और दो, कितने कथन सत्य है? तो एक और दो सही है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही है? तो इसमें यदि देखें इंडो इसके उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सख्त ट्रैफिक कटौती के साथ मुफ्त व्यापार समझौता स्थापित है। ठीक है, मुफ्त व्यापार समझौता स्थापित है। उसके बाद निष्पक्ष एवं लचीला व्यापार आईपीईएफ के स्तंभों में से एक है। आईपीईएफ के स्तंभों में से एक है। तो ये भी कथन गलत है दोस्तों। आईपीवीएफ में भाग लेने वाले सभी देशों ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये भी कथन गलत है। कौन सा कथन सही होगा? पूछा हमसे कौन सा कथन सही है। तो यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर कथन एक केवल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 146 की ओर। डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है। तो इसमें दिया है, यह नासा का एक अंतरिक्ष मिशन था जिसे उद्देश्य पृथ्वी के निकट स्थित वस्तुओं के विरुद्ध संग्रहित रक्षा की विधि को परीक्षण करना था। ठीक है। यह मिशन गतिज तो यह कथन सत्य है दोस्तों। यह मिशन गतिज प्रभावक अंतरिक्ष यान का उपयोग करके क्षुद्र ग्रह विक्षेपण की तकनीक का प्रदर्शन करने वाला पहला मिशन था। यह भी कथन सत्य है। मिशन की असफलता मापदंडों में क्षुद्र डीमोस के एक उपग्रह डीमोफोर्स की कक्षा को पूरी तरह से, यह कथन गलत है। तो हमारा कथन सही है, एक दो सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। केवल दो कथन, कितने कथन सत्य हैं? तो दो, केवल दो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 47 नंबर प्रश्न की ओर। 47 में है, इसमें है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में विचार करें। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देशों में से कोई भी बड़े सबसे खुशहाल देश में शामिल नहीं है। कोई भी बड़े खुशहाल देशों में शामिल नहीं है। ठीक है। यदि ये देखें इसका रिपोर्ट के अनुसार तो यह बिल्कुल सत्य कथन है। रिपोर्ट में पाया गया कि विश्व में अधिकांश क्षेत्रों में युवा पीढ़ी अपने पुराने पीढ़ी को तुलना में अधिक खुश है। तो ये भी सही है। सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में सुधरी है। तो ये गलत है। कितने कथन सत्य है? केवल दो कथन सत्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 148 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यदि आप लोग को दोस्तों अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में चैनल को शेयर करें। और यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में, समय लगता है दोस्तों। ठीक है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, खूब शेयर करें चैनल को। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो वैश्विक दूरसंचार प्रयास का समन्वय करता है। ठीक। इसमें कह रहा है कौन सा कथन? उद्योग करके सही उत्तर देखें, उपयोग करके, कोड को उपयोग करके। तो ये गलत है। यह रेडियो स्पेक्ट्रम आवृत्तियों का प्रबंधन और आवंटन करता है। तो ये सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया गया है 149 की ओर। 149 में निम्नलिखित में से कौन सा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसमें सदस्य राज्य के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है। SCO सदस्य देशों के स्टार्टअप के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। SCO अंतर्गत संघर्ष स्टार्टअप के वित्तीय सहायता प्रदान करना। SCO के अंतर्गत स्टार्टअप की तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो मुख्य प्राथमिक फोरम क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य SCO सदस्यों के स्टार्टअप के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 145 की ओर 150 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण के कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? इसरो के बारे में कह रहा है। तो इनमें से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्राथमिक जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्टअप कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है? यदि इसे देखें तो इसमें है कि छात्रों के बीच
अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित करियर उत्पन्न करना इसका मूल उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्या हमारा आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, मूल उद्देश्य यही है, सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में खूब शेयर करें, जहाँ भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।